नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग संविधान में ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी बीएचयू बीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या फिर जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लाइन के पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते चल रहे हैं टॉपिक वाइज। तो हम बात कर रहे थे संविधान में कि सरकार के 3 अंग होते हैं। संविधान किसे कहा जाता है ना? संविधान किसे कहा जाता है? संविधान के अनुसार देश के शासन को संचालित करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। उस संस्था का नाम क्या है? तो संस्था का नाम है सरकार, और गवर्नमेंट नाम है उसका। गवर्नमेंट अपने 3 ऑर्गन्स के माध्यम से, सरकार के 3 अंगों के माध्यम से देश के शासन को संचालित करने का काम करता है साथियों। तो जो यह सरकार है, सरकार में मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना? मेन वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव मेकिंग ऑफ लॉज, मेन वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव रेगुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मेन वर्क ऑफ जुडिशियरी इंटरप्रेट एंड फॉलो अप द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स विधायिका कानून को बनाता है, कार्यपालिका उसको लागू करता है, और जो न्यायपालिका है उसका पालन भी करता है और उसकी व्याख्या भी करने का काम करता है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से एक्सेप्ट किया है, टेक किया है। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया, वो हमारे यहाँ बोथ लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। बोथ लेवल मीन्स सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, मतलब केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, दोनों स्तर पे हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है साथियों। इस बात को याद रखना है, समझ गए? मीन्स केंद्र में भी सरकार के 3 अंग और राज्य में भी सरकार के 3 अंग होते हैं, समझ गए? तो केंद्र की विधायिका संसद, केंद्र की विधायिका कौन है? संसद है। और राज्य की विधायिका कौन है? विधानमंडल है, समझ गए? केंद्र की कार्यपालिका कौन है? तो केंद्र की कार्यपालिका में आपके आते हैं राष्ट्रपति। नाम मात्र के राष्ट्रपति जो होते हैं केंद्र में, वो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख माने जाते हैं, और राज्य की कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख राज्यपाल माने जाते हैं। जबकि यदि केंद्र में वास्तविक प्रमुख पूछा जाएगा तो वास्तविक प्रमुख मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक प्रधान कौन होगा? केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, समझ गए? आप मंत्री परिषद भी कर सकते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं। जब आप मंत्री परिषद बोलते हो तो प्रधानमंत्री अपने आप में उसमें इंक्लूड होता है, और जब आप राज्य मंत्री परिषद बोलते हो तो मुख्यमंत्री उसमें अपने आप इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए केंद्र में केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? केंद्रीय मंत्री परिषद, है ना? अर्थात प्रधानमंत्री। और राज्य में राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख रियल हेड कौन होगा? तो राज्य मंत्री परिषद अर्थात मुख्यमंत्री होता है, समझ गए? एक कार्यपालिका हो गई केंद्र और राज्य की। अब यदि न्यायपालिका का पूछेगा तो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट और राज्य में हाई कोर्ट। साथियों, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। और यदि लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, क्योंकि भारत में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। तो तीसरे स्तर की जो सरकार है ना? तो तीसरे स्तर की सरकार जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, तो वहां पर स्थानीय सरकार की जो विधायिका होती है वह ग्राम सभा को कहा जाता है साथियों। किसे कहते हैं? ग्राम सभा को कहा जाता है। और निचले स्तर की सबसे न्यायपालिका पूछा जाएगा तो न्याय पंचायत सबसे निचले स्तर की न्यायपालिका मानी जाती है। इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर। अब मैं बात करता हूं कि देखिए, विश्व के शासन व्यवस्था को, वर्ल्ड के शासन व्यवस्था को, है ना, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, on the relationship between executive and legislative, world's government divided into 2 categories, है ना? विश्व के शासन व्यवस्था को विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक संसदीय शासन व्यवस्था जिसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था साथियों, है ना? तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं कि विधायिका, ना, किसकी? विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर
विश्व के शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। पहला शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, और दूसरा हो जाएगा आपका सेकंड जो हो जाएगा आपका साथियों अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो आइए हम बात करते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि संसदीय क्या अध्यक्षीय क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, या इनमें से कौन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, या क्वेश्चन ये भी दे सकता है इनमें से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता सही है। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था भी पूछेगा आपसे कि संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के दो प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख जिसे रियल हेड कहते हैं, और एक नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब नाम मात्र का प्रमुख। तो मैं बता दिया केंद्र में वास्तविक प्रमुख कौन होता है, और केंद्र में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, और राज्य में वास्तविक प्रमुख कौन होता है, और राज्य में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है। इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका, अब आप इसे समझ लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट को। संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर भी होगा, इसकी एक और विशेषता मानी जाती है कि जहां पर भी संसदीय शासन व्यवस्था होगा वहां पर विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। साथियों, संबंध जरूर याद कीजिएगा। अब संबंध कैसे, तो विधायिका और कार्यपालिका में। आइए देखते हैं कि केंद्र में कैसे विधायिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है भारत में। तो भारत के संदर्भ में समझेंगे, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था भारत में भी अपनाया गया है, ब्रिटेन से भारत में लिया गया है। तो भारत को ध्यान में रख करके समझेंगे तो एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है, यहां पर आप देख रहे हैं कि विधायिका, देखिए केंद्र में विधायिका कौन है, तो संसद है। तो संसद किसके प्रति उत्तरदायी, तो संसद विधायिका है आपका, केंद्र की विधायिका संसद। अब यहां पर है कार्यपालिका कौन है केंद्र में, तो केंद्र की कार्यपालिका केंद्रीय मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता मैंने क्या बताया कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल ऑन लेजिस्लेटिव, ये मेन फीचर्स माना जाता है। तो इसीलिए जो मंत्री परिषद होते हैं केंद्र के, वे विधायिका के प्रति मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समझ गए, इस बात को याद रखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से उठता है कि मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इंडिविजुअली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से यदि पूछेगा तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और केंद्रीय मंत्री परिषद यदि पूछेगा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के जो लोग हैं वे सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब आप कुछ लोग जो नहीं समझने पा रहे होंगे वो कहेंगे कि सर यहाँ पे लोकसभा कहाँ पे आ गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे केंद्र की विधायिका संसद, तो संसद के 3 अंग, समझ गए, आप ऐसे याद कर लेंगे, केंद्र की विधायिका कौन है, तो केंद्र की विधायिका हो गया संसद, संसद के 3 अंग हो गए साथियों। कौन कौन हो गया, ये राष्ट्रपति हो गया, ये यहाँ पर आपका लोकसभा हो गया, और यहां पर आपका राज्यसभा हो गया। मतलब यही लोकसभा राज्यसभा तीनों मिलकर संसद के अंग बनते हैं। समझ गए। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रपति इनमें से किसका महत्वपूर्ण अंग है, तो राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है। समझ गए। तो केंद्र की केंद्रीय मंत्री परिषद में मतलब कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, तो लोकसभा के प्रति केवल उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। अब क्वेश्चन यहां पर उठता है कि और क्या संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता माना जाता है, तो संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर भी होगी वहां पर दोनों में क्लोजेस्ट रिलेशन पाया जाता है। पहली बात क्या बताया, संसदीय शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के 2 प्रमुख, वास्तविक और नाम मात्र क्या। दूसरा, कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।
तीसरा पॉइंट बताया कि कार्यपालिका जो होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ गए ना हमारी बात को। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मंत्री परिषदों की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है मंत्री परिषदों की नियुक्ति। मंत्री परिषद के सदस्य कहां से आते हैं, तो मंत्री परिषद के सदस्य आपके लोकसभा से भी हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। समझ गए। यदि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर में उसे चुनाव लड़ना जरूरी होगा। दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सदन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम एवं निम्न सदन, फर्स्ट एंड लोअर हाउस दैट इज कॉल्ड लोकसभा, एंड द्वितीय एवं उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है सेकेंड एंड अपर हाउस दैट इज कॉल्ड राज्यसभा। समझ गए साथियों, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 2-3 क्वेश्चन यहां से जो बनते हैं एक क्वेश्चन भी आप याद कर लिए होंगे। आइए हम बात करते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को समझने के लिए, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था को समझने के लिए हम भारत की ओर रुख किए, वैसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को समझने के लिए आपको अमेरिका की ओर रुख करना होगा, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहां भी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होता है वहां पर शासन व्यवस्था का एक प्रमुख होता है। पहली विशेषता, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के केवल एक ही प्रमुख होते हैं और वे केवल राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, वह केवल राष्ट्रपति होता है साथियों। और वहां पर विधायिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता। वहां पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। बस सर्वे सर्वा कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है साथियों। यह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो एक कहां पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। और एक कहां पाया जाता है अध्यक्षीय, ब्रिटेन, भारत, है ना। कहां, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, मतलब विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में संसदीय शासन व्यवस्था ही प्रचलन में है। समझ गए। तो इस तरह से इस पॉइंट को आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझने की कोशिश किया। समझ गए साथियों। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि विश्व के शासन व्यवस्था को 2 भागों में और बांटा जाता है स्वरूप के आधार पर, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था को मैं अगले क्लास में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया, समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी पॉइंट बताया हूँ महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नोट जरूर कर लीजिएगा साथियों। तो इसी तरह से आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें और 1000 का जो मोटो है हमारा उसे जल्दी से पूरा कराएं साथियों, जिससे कि लाइव क्लास हम भी जल्दी से स्टार्ट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।